हेलो गाइस, मैं हूं तुषार, लेकर आया हूँ आपके पास एक वीडियो में है एक सवाल कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, तो भाई इसको ग्रेट क्यों नहीं कहते हो यार। पर्सनली मुझे तो इसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया लगा, तो इससे ग्रेट क्यों नहीं कह रहे हो। वीडियो को एंड तक देखिए और इस सवाल का आप देखिए भाई, सवाल सुलझाने में तो आपको बड़ा मज़ा आता होगा। तो एंड में आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को एंड तक देखिए और ख़ुद बताएं कि ये ग्रेट होना चाहिए कि नहीं, इनको ग्रेट कहना चाहिए कि नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कौन है वो योद्धा, सब्र करो यार, अभी बताऊँगा मैं उसको। तो उन योद्धा को हम बताएंगे, उनकी कहानी जानेंगे, और उससे पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि औरों से भी पता चले कि आखिरकार उनको क्या लगता है, उनका ये कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग लगता है, उनको ये कैरेक्टर महान लगता है, ग्रेट लगता है या नहीं। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में भर भर के बताइए यार कैसी लगी वीडियो और कैसे लगे ये हमारे योद्धा। सो गाइस, वो है समुद्रगुप्त। आपने नाम ज़रूर सुना होगा। 335 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व के चंद्रगुप्त प्रथम, लिच्छवी कुमारी, श्री कुमारी देवी, इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त, और ये चौथे शासक थे। ये बचपन से काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी युद्ध कौशल काफ़ी बढ़िया था, अच्छा योद्धा थे। इसी के कारण इनको उत्तराधिकारी बना दिया गया और राजगद्दी सौंप दी गई। इनको जावा पाठ में तंत्री कमंदका के नाम से जाना जाता है, और जब ये राजगद्दी में आए, इनका जो युद्ध कौशल था, इन्होंने आज तक कभी ज़िंदगी में कोई युद्ध ही नहीं हारा। कमाल की बात है यार, कोई युद्ध ही नहीं हारा, हार का स्वाद ही नहीं चखा। इसलिए वीएस स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहते हैं, और डॉक्टर आयंगर को इनसे प्रॉब्लम है क्योंकि भारत का नेपोलियन नहीं कह सकते, नेपोलियन वाटरलू का एक वॉर हार चुका था, इसलिए डॉक्टर आयंगर को प्रॉब्लम है कि इसे नहीं कहना चाहिए। खैर, इनकी बात है, इनकी बात अलग ही रहने दो। हम आते हैं अपने समुद्रगुप्त, हमारे भारत रत्न पर। तो वो जैसे ही राजगद्दी पर बैठे, उनको अपने भाइयों से गृह युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें थे राजकुमार काछा भी, उनके साथ लड़ना पड़ा और फाइनली अपनी गद्दी हासिल करनी पड़ी। और जैसे वो गद्दी हासिल की, वो दिग्विजय यात्रा की ओर बढ़ गए। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आप काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे और समुद्रगुप्त का कैरेक्टर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा और इम्प्रेसिव भी लग रहा होगा। अभी तक हमने जान लिया है कि उन्होंने इतना बड़ा जो एम्पायर खड़ा किया है, उसमें कहीं भी इनका नाम किसी भी लूटपाट या विध्वंस डिस्ट्रॉय में नहीं आया है, क्योंकि ये सिर्फ अधीन करते थे। क्योंकि राजाओं का काम हो जाता है कि वो अपना एम्पायर बड़ा करें। अब बात की जाए इनकी कैरेक्टर की, तो हरिश्चंद्र के बारे में लिखा है कि पृथ्वी में उनके जैसा कोई भी नहीं है और ना ही उनसे टक्कर लेने वाला कोई है, और उनकी जो ताकत है वो कुछ इस तरह से है कि उन्होंने अपनी धरती को बांध रखा है। मेरे हिसाब से वो पूरे गुप्त साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं जिनको उसने खड़ा किया है। अब इनकी युद्ध की शुरुआत हो गई और इनका साम्राज्य बनने की शुरुआत हो गई। सबसे पहले इन्होंने 3 आर्यवर्तों से लड़ाई की और युद्ध में ये विजय हुए, जिसमें है अच्युत राजा अच्युत, भारशिवंशी राजा नागसेन, तीसरा राजा कोटकुलज। इन तीनों घराने के बाद पुष्कर में इन्होंने एक समारोह किया और फिर ये बढ़ गए। दक्षिण से 12 राज्य को जीत लिया इन्होंने। बताइए, शुरू में ही इन्होंने 12 राज्यों को जीत लिया। इनकी जीत की लाइन इतनी लंबी है कि बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इनको हम अलग भागों में अलग तरीके से समझ सकते हैं कि गंगा के गैंगेटिक एरिया के राज्यों को जीत लिया। ईस्ट हिमालय जो है और नेपाल के सीमावर्ती जो एरिया है, बाउंड्रीज, असम, बंगाल, पंजाब, मौर्य के थोड़ा बहुत जो बचा था उनको भी इन्होंने जीत लिया। विंध्य जो थोड़े जंगली क्षेत्र में आ जाते हैं राज्य, उनको जीत लिया। पूर्वी जो दक्कन है, डेक्कन, उनको जीत लिया। साउथ का राज्य जीत लिया। तमिलनाडु कांची तक पहुंच गया, पल्लव को भी अपने अधीन कर लिया। और शको कुशानो जो थोड़ा अफगानिस्तान में राज्य कर रहे थे, उनको भी इन्होंने अपने अधीन कर लिया। कमाल की बात है। और फाइनली इनका एम्पायर वेस्ट में गांधार से लेकर ईस्ट में आसाम तक, नॉर्थ में हिमालय कीर्तिपुर जनपद से लेकर साउथ में सिंहल तक इन्हीं का बोलबाला था भाई, इन्हीं का साम्राज्य था। लेकिन एक बात है कि इनके अंदर ये बात थी कि अपने आप में साम्राज्य में शामिल करते थे, लेकिन उनको बर्बाद नहीं करते थे, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, ना ही कोई लूटपाट मचाते थे। ये बहुत ही अच्छा और काइंडली अच्छे राजा थे, इसलिए बस उनको अपने अधीन कर लिया करते थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, वो इनका राजधानी थी।
बात की जाए समुद्रगुप्त की तो उनके कॉइन्स के बारे में कैसे बात नहीं होगी। उनके जो 7 कॉइन्स हैं उनकी बात तो ज़रूर की जाएगी, जो बिल्कुल प्योर गोल्ड के थे। और कॉइन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी अपग्रेड हुआ था इन्हीं के शासन में। अब शूरता, शुद्धता, संगीत का जो आभास है वो इनके कॉइन्स में झलकता है, जिनमें है मानक, वीणा प्लेयर, बैटल एक्स, किंग क्वीन, राजा रानी, आर्चर, अश्वमेध, टाइगर, ऐसे बहुत से जो कॉइन्स है उनकी छाप देकर इन्होंने प्रजा में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अब बात की जाए समुद्रगुप्त की तो उन्होंने काफ़ी अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। अब आपको लग रहा होगा यार ये वर्ड कहीं सुना हुआ है, सोचिए, तो आप बिल्कुल राइट है। ये रामायण और लवकुश का जो सीन था जिसमें लवकुश ने राम जी का घोड़ा पकड़ लिया था और उनके बाद एक घमासान युद्ध भी हुआ था, तो बिल्कुल वैसा ही सेम घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है और जिस जिस राज्य पर वो खुला घूमता है भाई वो जगह अपनी है। और अगर तुमने उस घोड़े को पकड़ लिया तो समझ लो जैसे कि उस टाइम पे राम जी से भैया युद्ध था, इधर समुद्रगुप्त से आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो इस तरह के काफ़ी यज्ञ करवाने के बाद बहुत से राज्यों को उन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल किया है। ये थी इनकी शौर्य के प्रतीक कि भैया उन्होंने क्या क्या शौर्य का काम किया है, लेकिन वो काफ़ी दयाशील थे और जितने भी प्रजा है उन सब का बहुत ख्याल रखते थे, अनाथों पर दया करते थे और भी जितने भी हेल्पलेस है जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनकी हेल्प ज़रूर करते थे और बहुत दान दक्षिणा किया करते थे। धर्म के मामले में भी ये किसी भी एक धर्म को या एक समुदाय को बढ़ावा नहीं देते थे, ये सभी धर्मों का सेम वही रिस्पेक्ट देते थे, उसी तरीके से काम करते थे। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेज, देखिए चाइना तक इनके बारे में फैला हुआ है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन नाम के एक राजा थे जिन्होंने गया में एक बौद्ध मठ, जो बौद्ध का मंदिर होता है, वो बनाने के लिए समुद्रगुप्त से आज्ञा मांगी और समुद्रगुप्त ने वो आज्ञा दी और गया में एक मठ बन पाया। तो इससे पता चलता है ये सभी धर्मों का आदर करते थे, ये ब्राह्मणों का भी आदर करते थे, तो इससे इनका कोई भी भेदभाव नज़र नहीं आता। इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी के शिलालेख में इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें मौर्य के स्तंभ है, इनके बारे में काफ़ी कुछ उल्लेखित है। कौशाम्बी के शिलालेख में ये उल्लेख है कि इनका शरीर काफ़ी खूबसूरत था। युद्ध की कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छी, तलवारों, शूल के घावों ने इनके शरीर को और भी ज़्यादा आकर्षक और खूबसूरत बना दिया था। इससे इनके बारे में पता चलता है कि ये काफ़ी वीर थे, काफ़ी शौर्य था इनके अंदर और काफ़ी योग्यताएं थी। समुद्रगुप्त जिनकी वीरता, उनकी शौर्यता के कारण उनका एम्पायर इतना बड़ा, इनके साथ कुछ क्वालिटीज़ और जुड़ी थी जिनमें थी उनका संगीत और उनकी कविता के कारण ही उनको इतिहास में कविराज की संज्ञा दी गई है। और उनका संगीत उनके सिक्कों में भी नज़र आता है जो वीणा थी, और उन्हें वीणा वादक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छी वीणा बजाते थे। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या इस योद्धा को महान कहा जाना चाहिए या नहीं। वीडियो के एंड में आपने इस योद्धा का नाम और इस योद्धा की पूरी कहानी जानी। आपको ये योद्धा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को अपना प्यार दें। मैं चलता हूँ ताकि लेकर आ सकूँ आपके लिए ऐसी एक दिलचस्प कहानी। थैंक यू वेरी मच।